स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन, जैसे मान लीजिए कि कोई एक वायर है और उस वायर पर हमने कोई वजन लटकाया। अब वजन लटकाया तो वजन लटकाने से उस वायर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, जरा सी चाहे मामूली सी बढ़ी, तो उसको जो है उसको हमने बोल दिया डेल्टा एल। ठीक, और अपॉन जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो हो गया, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। It is defined as the increase in length per unit original length when the body is deformed by external forces। जब बॉडी पर हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वो स्ट्रेन में है पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज change in length upon original length। change in length is delta L और original length is L, delta L upon L। सेकंड देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। Volumetric strain, it is defined as the change in volume per unit original volume when the body is deformed by external forces। तो volumetric strain होता है change in volume upon original volume। है बेटा, स्ट्रेन का मतलब ये है कि एक्चुअली ये एक रेशो है और इसकी कभी कोई यूनिट तो होगी नहीं रेशो की। तो ये है कि भाई आपकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और अब लेंथ कितनी हो गई, तो लेंथ में बदलाव क्या आया, तो हमने ये कहा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसी को हम स्ट्रेन बोल देंगे। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सॉरी। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कितना चेंज हुआ और अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन की कभी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि डेल्टा एल का मतलब क्या है, सेंटीमीटर या मीटर में कुछ ना कुछ होगा ना, मीटर में या सेंटीमीटर में। और जो ओरिजिनल लेंथ है वो भी या तो सेंटीमीटर में होगी या फिर मीटर में होगी, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रेशो है बस। चेंज कैसे आ रहा है, चेंज ऐसे आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी वायर है या कोई भी रोप है, उस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट बांध रखा है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट बांधा है, तो वो जब हैवी ऑब्जेक्ट यानी कि जब लोड उस पर पड़ेगा तो वो थोड़ा सा खिंचेगा, हल्का सा खिंचता जरूर है हर वायर। तो वो जो हल्का सा खिंच रहा है उसी को हम ये कहते हैं कि ये इस पर स्ट्रेन पड़ रहा है इस टाइम, वो जो खिंचाव हो रहा है। ठीक है, तो वो जो खिंचाव है उसकी वजह से कितनी उसकी लेंथ बढ़ गई, हमने कहा मान लीजिए डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई, तो ओरिजिनल लेंथ एल थी तो डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम ये हो गया। उसके बाद ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ। फिर देखेंगे शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन का देखते हैं, शियर स्ट्रेन कैसे होगा। इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा इन रेडियंस थ्रू विच अ फेस ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट्स टर्न्ड ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो शियर स्ट्रेन को बोलते हैं tan थीटा। अब शियर स्ट्रेन जो है ना वो कैसे निकाला जाता है वो देखिएगा। शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन में आप ये समझिए कि हमारे पास कोई एक वुडन ब्लॉक है या कोई एक स्पंज वाला ब्लॉक है, कोई भी चीज़ ऐसा ब्लॉक टाइप कुछ दे रखा है आपको, ये दे रखा है, और इसका जो ऊपर वाला सरफेस है, इस ऊपर वाले सरफेस पर कोई फोर्स ऐसे छूते हुए जा रही है, छूते हुए इसको टेंजेंशियली कोई फोर्स जा रही है। तो टेंजेंशियली जब कोई फोर्स जाएगी
तो वो फोर्स इसको थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ खिसका देगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मोटी बुक है तो उसका नीचे वाला जो सरफेस है वो तो ऐसे ही है, और ऊपर वाले सरफेस पर आप हाथ से दबाकर थोड़ा आगे को पुश करो उसको, तो जब आप पुश करोगे आप देखोगे वो थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी बुक, ठीक है। तो वो जो टेढ़ापन आया उसमें उसको हमने ऐसे कर दिया, हमने कहा कि ये थोड़ा सा ऐसे हो गई। मान लीजिए कोई बुक थी हमारे पास, वो बुक थोड़ा सा इस तरीके से हो गई। अब हमने कहा कि कितना डिफॉर्मेशन आया इसमें, तो हम ये कहेंगे भाई थोड़ा सा ना एंगल बन गया यहाँ पर ऐसे, ये थीटा, ऐसे ये भी थीटा। तो जब भी कभी शेयरिंग स्ट्रेन निकालना होता है तो हमें एक्चुअली ये एंगल निकालना होता है थीटा। और ये कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि चीज़ कोई बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी हो गई, थोड़ा सा चेंज होगा, तो यानी कि छोटा सा एंगल बनेगा। और जब एंगल छोटा होता है तो हम ये कहते हैं कि थीटा इज इक्विवेलेंट टू tan थीटा। व्हेन द एंगल इज स्मॉल, आप यहाँ पर लिखेंगे जो शेयर स्ट्रेन है ना ये थीटा होता है, तो हम ये कहेंगे कि सिंस theta is very small, theta is very small, therefore theta is equivalent to tan theta। और tan theta क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ। भाई tan theta क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब भी कभी थीटा स्मॉल होता है तो थीटा को हम tan theta के इक्विवेलेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि tan theta इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट between two parallel planes, relative displacement between two parallel planes upon distance between parallel planes। distance between पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखिए ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन ये दोनों पैरेलल थे, ठीक है। ऊपर वाले पर हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा आगे खिसक गया, तो कितना आगे खिसका ये, तो इसको मान लीजिए ए बोल दिया। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, ये पैरेलल प्लेन ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसको बी बोल दिया, ठीक है। तो ए अपॉन बी, इसको चाहे तो ए अपॉन बी बोल दीजिए। यहाँ पर ये ए अपॉन बी कोई मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, हमारी एज्यूम्ड वैल्यू, आप एक्स अपॉन वाई लिख दो। हाँ समझा नहीं, हाँ ठीक है, उसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए जी, समझ गए, क्लियर है। अच्छा जी, अब वो टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया, पूछा था उसमें से कोई न्यूमेरिकल आया था, अच्छा सही हो गया। चलिए चलिए जी, अगला देखते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट का मतलब वही है कि भाई आप किसी चीज़ को, कोई रबर बैंड है उसको इतना खींच रहे हो, इतना खींच रहे हो, वो बेचारा इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो गई, आपने उसको इतना खींच दिया, ठीक है, तो वो उसकी लास्ट लिमिट हो गई एक तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो इसका मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। स्ट्रेस का मतलब वही फोर्स अपॉन एरिया, तो कितना कोई भी बॉडी कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकती है कि वो वापस से अपना ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाए, है ना। ओरिजिनल साइज और शेप में मतलब आप उसको खींच रहे हो, ठीक, अब वो वापस अपना ओरिजिनल लेंथ उसने पकड़ दी, खींचने के बाद जब आपने फोर्स लगाना छोड़ा, आपने कहा कि नहीं थोड़ा सा और खींचूंगा, वापस आ गई ओरिजिनल साइज और शेप में। अब आप कहोगे नहीं मैं तो और अब तुम और उसको खींचते जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा
तो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। होता है ना कई बार इलास्टिक कोई होती है या रबर बैंड होता है, आपने इतना खींच दिया उसको, ढीली ही हो गई, अब उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई। तो वो जो लास्ट लिमिट है जहाँ तक आप उसको खींच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। The maximum stress within which the body regains its original size and shape after the removal of deforming force is called elastic limit. If the deforming force exceeds the elastic limit, the body acquires a permanent set or deformation. अगर डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो एक इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर जाती है, द बॉडी एक्वायर्स अ परमानेंट सेट और डिफॉर्मेशन एंड इज सेड टू बी ओवर स्ट्रेन्ड। ठीक है, एंड इज सेड टू बी ओवर स्ट्रेन्ड। ओवर स्ट्रेन मतलब कि अब आपने उसको इलास्टिक लिमिट को आप क्रॉस कर गए तो अब वापस अपनी वो ओरिजिनल साइज और शेप को गेन करेगी नहीं। तो यहाँ पर इलास्टिक लिमिट में लिखेंगे द मैक्सिमम स्ट्रेस। हाँ जी, अगर हमने किसी रबर बैंड को हाँ उसकी इलास्टिक लिमिट तक से ज़्यादा खींच दिया, हाँ, तो या तो टूट जाएगा या तो टूट जाएगा। तो परमानेंटली वो भी परमानेंटली सेट है, क्योंकि पता है क्या है कि वो टूटने के बाद में ना, टूटने के बाद में क्या हुआ भाई, बीच में से ब्रेक हो गया। अब जब बीच में से ब्रेक हो गया उसके बाद आप देखेंगे ना, उसके बाद भी ब्रेक होने के बाद में वो वापस से सिकुड़ कर उतना ही हो जाए, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई एक इलास्टिक है या रबर बैंड है, अब रबर बैंड अभी तक आपने खींचा नहीं है और खींचने के बिना ही आपने उसको काट दिया, या काटा नहीं, आपने एक मार्क लगाकर और आपने उसका पूरा जो लेंथ है वो मेज़र कर लिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप इसको खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, अब वो टूट गया। टूटने के बाद फिर आप उसकी जब लेंथ मेज़र करोगे तो लेंथ बढ़ी हुई ही निकलेगी, ये बढ़ चुका है, यानी कि ये परमानेंट शेप और साइज एक्वायर कर चुका है। थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी हालांकि तब भी रहेगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं भाई, इलास्टिसिटी इसकी अब खत्म ही हो चुकी है, वो वाली चीज़ खत्म हो गई कि ओरिजिनल अपनी साइज और शेप में वापस आ गया। ठीक है, तो द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रीगेन्स the maximum stress within which the body regains its original size and shape after the removal of deforming force is called elastic limit. इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ ये है, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है। विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि भाई आप इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं करेंगे। इलास्टिक लिमिट अगर एक्सीड कर गए तो फिर जो है वो इलास्टिक रहेगी ही नहीं चीज़, वो चीज़ जो है अपनी इलास्टिसिटी खो देगी। और ये किसी भी चीज़ पर लागू होता है, ये किसी भी चीज़ पर ऐसे लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैट्रेस है, गद्दा है, ठीक है, उस गद्दे के ऊपर आपने कोई बड़ी भारी चीज़ रख दी, बड़ी भारी चीज़, फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, पत्थर होता है ना, जो मार्बल होता है, जो बड़ा पत्थर होता है, आपने उसी साइज़ का जो 3x6 का जो एक मैट्रेस होता है उसके ऊपर आपने बड़ा भारी सा पत्थर रख दिया, और रख दिया 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए रख दिया। फिर आप उसको हटाकर देख रहे हो, तो अब जो उसकी इलास्टिसिटी थी वो खत्म ही हो गई, दब गया, वो गद्दा दब गया, अब वो उठ ही नहीं रहा है वापस। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मैं रबर बैंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है उस पर रहे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बस है या कोई कार है, तो उस कार में
मतलब कार तो बड़ी हल्की फुल्की सी है, लेकिन उसमें जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो बड़े भारी भरकम हैं, और वो रोज ट्रैवल कर रहे हैं, 100-100 किलोमीटर रोज गाड़ी चल रही है, और उसमें 100-100 किलो के 4 बंदे बैठकर जा रहे हैं, ठीक है। वो तो उसके जितने भी शॉकर्स हैं वो तो दब जाएंगे ना। तो जब वो नई ली थी तब तो ठीक थी, फिर एक नया कोई बंदा था, वो कह रहा है यार मैं तो कुछ नीचे बैठ गया लगता है, ऐसे हो गया कि जब मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं बहुत नीचे बैठ गया हूँ। तो वो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसकी भी इलास्टिसिटी, जो उसके शॉकर्स हैं उसकी भी इलास्टिसिटी खत्म हो रही है, हालांकि वो कितने हैवी स्टील के बने हुए होते हैं, तो उनकी भी धीरे धीरे इलास्टिसिटी खत्म होती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Hooke's law states that within the elastic limit the stress is directly proportional to strain। तो within the elastic limit तोड़े बिना, elastic limit से आप ऊपर नहीं जाएंगे, तो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो within the elastic limit stress is directly proportional to strain। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब जब भी कभी कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाना चाहें तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट जाता है और एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करेंगे, स्ट्रेन को इधर ले आओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है इसको या तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी जो एसआई यूनिट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इस कांस्टेंट को, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो समझ गए ना, न्यूटन या तो n/m स्क्वायर लिख दो या n m की पावर -2 लिख दो, बात एक ही है। या फिर पास्कल बोल दीजिए। क्यों? आप ये देखिए ऊपर तो स्ट्रेस है ना, और स्ट्रेस का मतलब हो गया प्रेशर, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो ऊपर तो प्रेशर आ जाएगा, स्ट्रेस का मतलब प्रेशर ही है, ठीक है। और नीचे स्ट्रेन है, स्ट्रेन तो वैसे ही यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटी नहीं होती इसकी कुछ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसलिए जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट वही होगी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो 3 तरीके के होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस का प्लूरल फॉर्म है, मॉड्यूलाई बोल देते हैं उसको। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी नेक्स्ट टॉपिक है। ऑनलाइन बता दीजिए भाई, निधि, ज्योति, युविका, क्लियर है? ठीक, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस की प्लूरल फॉर्म को ही हम मॉड्यूलाई बोल देते हैं। तो पहला देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो ये 3 तरीके के स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन वी हैव 3 इंपॉर्टेंट मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेन कितनी तरीके के हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में आप देखेंगे
न्यूमरेटर में हमारे पास स्ट्रेस आ रहा है, तो स्ट्रेस का मतलब क्या है कि प्रेशर, डिनोमिनेटर में स्ट्रेन है, तो ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रेन किस तरीके का है, और स्ट्रेन के हिसाब से ही हम मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे। तो पहला देखिएगा, पहला है यंग्स मॉडुलस। इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। इसका मतलब समझ जाइए कि नीचे स्ट्रेन कौन से वाला लेने वाला हूँ मैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, ये लेंगे। और सेकंड है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम वाला लेंगे, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब नीचे स्ट्रेन चेंज होना है बस, स्ट्रेस तो सेम है सब में, फोर्स अपॉन एरिया। और थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप, ठीक है। अब इसके बाद ये तीनों ही जो मॉड्यूलस हैं इनको जरा डिटेल में कर लेंगे। तो ईटा, ईटा ये होता है जो स्मॉल एन बनाते हैं ना, स्मॉल एन को थोड़ा नीचे खींच देते हैं। बल्क मॉडुलस में के बनाते हैं, लेकिन के को ऐसे बनाएंगे, अजीब सा के है वो, मतलब लेस देन का साइन बनाकर ऐसे कर देना, दिस इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस के लिए तो वाई है ही। तो यंग्स मॉडुलस में क्या करते हैं, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसमें क्या करेंगे स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ईटा में शियर मॉडुलस में स्ट्रेस अपॉन शियर मॉडुलस, ठीक है, सॉरी शियर स्ट्रेन, ये करते हैं, तो ये शियर मॉडुलस बन जाता है। अब तीनों मॉडुलस जरा डिटेल में करते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये देखते हैं। एक मिनट दीजिए बस, एक मिनट में आ रहा हूँ। चलिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में देखिएगा, विद इन द इलास्टिक द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस
to the longitudinal strain is called Young's modulus of material of the wire. पहला है Young's modulus, Young's modulus को I से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम ये कहेंगे y is equal to, ये होता है longitudinal stress on longitudinal strain, longitudinal strain। हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम लिख लीजिए। हमारे पास पूरी वायर है, पूरी रोड है, तो किसी भी वायर की या रोड की बात करते हैं तो सिलेंडरिकल होता है शेप। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है उसको हमने बोल दिया L, और फिर इस पर कोई फोर्स लगा रहा है, यानी कि कोई वेट लगा दिया, कोई फोर्स लगा रहा है। इसकी लेंथ जो है वो टोटल कितनी होगी, डेल्टा L होगी, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को A बोल देते हैं, कैपिटल A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, हाँ जी, ये बनेगी, जैसे मान लीजिए यही कोई वायर है तो इधर जो है सर्कुलर वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसके बाद देखिएगा तो y को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ लिख देंगे फोर्स अपॉन एरिया, और डिनोमिनेटर में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन रेडियस है। तो इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है,